हम लोग आज मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11 का एक टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग सिंपल समझेंगे, किसी भी जैसे कि आपका कोई तेल हो गया, पानी हो गया, इसको मापने के लिए आप वॉल्यूम यानी लीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी टाइप से आप जो है चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसको आप क्या करते हैं केजी यानी वेट में एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में जो सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मोल को करते हैं। यानी मोल है क्या? तो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कर सकते हैं, यूनिट। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जिस यूनिट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं वही आपका क्या है? मोल है। अब जैसे कि मान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? सिंपल। इसके लिए हम लोग जैसे कि बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 1 डजन की, तो 1 डजन कहने के साथ ही आपके माइंड में क्या आता है? 12 आ जाता है। यानी 12 पीस अगर कोई है तो आप क्या कहते हैं? 1 डजन है। इसी टाइप से अगर कहते हैं 1 केजी, तो आपके माइंड में क्या आ जाता है? 1000 ग्राम आ जाता है। इसी टाइप से आप डिफरेंट यूनिट्स के लिए क्या करते हैं? आप माइंड में कुछ सेटअप रखे हुए हैं। तो अगर मान लेते हैं हम लिख देते हैं 144 पीस कोई चीज है, तो कितना डजन होगा? अगर डजन में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। यानी 12 से कितने बार में कट जाएगा? तो 12 बार में, यानी 144 में कितना डजन हो गया आपका? 12 डजन हो गया। एक ग्रूस। इसी टाइप से हम लोग अगर एक स्कोर की बात करते हैं तो एक स्कोर में कितना होता है? 20 यूनिट्स होता है। तो उसके आधार पर मान लेते हैं आपको दिया हुआ 400 दिया हुआ है, तो इसमें कितना स्कोर होगा? तो सिंपल क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है उससे हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यानी कितना हो गया आपका? 20 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 400 यूनिट अगर दिया हुआ तो इसका अर्थ क्या है कि उसको सिंपलीफाई वे में हम बोल सकते हैं कि 20 स्कोर है मेरा। 144 पीस है, उसको सिंपलीफाई वे में हम क्या बोल सकते हैं कि 12 डजन है मेरा। यानी अनेकों तरीके से इसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसी टाइप से मोल को डिफाइन किया गया कि मोल जो है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी आपका कार्बन का जो है वो 12 कार्बन 12 जो है आपका क्या है? एक कार्बन के एक आइसोटोप्स है, उसी का कार्बन का एक आइसोटोप्स लिया गया। कौन लिया गया आपका? तो कार्बन 12 लिया गया। यानी हम लोग जैसे कि कार्बन का एक आइसोटोप्स लेते हैं जिसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 6 है, और उसमें न्यूट्रॉन का भी संख्या कितना है? 6 है। तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। इसी के 12 जो यूनिट्स है उसका जो आपका मास है, मास कर सकते हैं, उसमें एटम का जो संख्या है वो कितना आपका? तो 6.023 इंटू कितना? 10⁻23 एटम्स है। यानी आपका कार्बन का 12 यूनिट्स ले रहे हैं, यानी 12 ग्राम कह सकते हैं। वहां पे ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ग्राम एटम कह सकते हैं। तो वहां पे आपका जो है उसमें एटम का संख्या कितना है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है। हाँ तो यानी कार्बन का 12 ग्राम एटम्स लेते हैं, तो उसमें जो एटम्स का संख्या है वो कितना है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आया। उसी तरीके से नाइट्रोजन का 14 ग्राम एटम्स लेते हैं, तो उसमें जो परमाणु का संख्या है वो कितना है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आया। और ऑक्सीजन का 16 ग्राम एटम्स लेते हैं, तो उसमें कितना आया? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आया। उसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम लेते हैं, तो उसमें भी कितना आया? तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आया, जो कि सब में क्या आया आपका? सेम आया। ये जो हाइपोथेसिस दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आपके एवोगाड्रो साइंटिस्ट के द्वारा गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसी ग्राम एटम को हम लोग क्या कहते हैं? मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका मोल भी कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो ग्राम एटम है वही आपके लिए क्या है? मोल है।
यानी अगर 12 ग्राम एटम ले रहा है तो उसमें आपका एटम की संख्या इतना हो रहा है। तो अगर आप 1 ग्राम एटम लेंगे, क्या लेंगे, आपका कार्बन का अगर 1 ग्राम एटम लेंगे तो उसमें एटम की संख्या क्या हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/12 हो जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन का 1 ग्राम एटम लेंगे तो 1/14 ऑफ एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। और आपका ऑक्सीजन का लेंगे तो 1/16 ऑफ एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। और हाइड्रोजन का लेंगे तो क्या जाएगा, आपका सेम ही हो जाएगा। अब हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस के ऊपर स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन का 2 एटम्स अगर कंबाइन कर गया तो आपका O2 यानी क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। तो उसका 32 ग्राम मॉलिक्यूल्स ही क्या कहलाएगा, आपका एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स में 32 ग्राम मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा, आपका एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स उसमें संख्या रहेगा। नाइट्रोजन का 28 ग्राम मॉलिक्यूल्स रहेगा N2 का, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा आपका, तो एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स रहेगा। और आपका हाइड्रोजन का 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसमें भी कितना रहेगा आपका, तो एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स रहेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग आयंस को लेते हैं जैसे कि Cl-, तो Cl- यानी आपका क्लोरीन आयंस को लेते हैं तो आपका 35.5 ग्राम क्लोरीन आयंस लेते हैं तो उसमें आपका कितना आयंस रहेगा, तो आपका 6.023 × 10⁻23। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन का अगर 16 ग्राम आयंस लेते हैं तो आपका एवोगाड्रो नंबर रहेगा। और आपका हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेते हैं आयंस तो भी उसमें कितना रहेगा, तो एवोगाड्रो आयंस रहेगा। इसी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका मोल कहते हैं। यानी इससे एक और चीज हमको मिला कि 1 मोल किसके बराबर होगा। और 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में कितने होंगे, तो आपका 6.023 × 10⁻23 एटम, मोलिक्यूल और आयन, साथ में एक बार में क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कह देते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू क्या चला मालूम कि कलेक्शन ऑफ 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। जहां पे ये पार्टिकल्स हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आपका आयंस। एटम किसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा, आपका एलिमेंट्स के लिए। मॉलिक्यूल किसके लिए हो जाएगा आपका, तो कंपाउंड के लिए या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए। और आयंस किसके लिए आपका, तो रेडिकल्स के लिए। यानी आपका जैसे 1 मोल में हमको मालूम चल गया कितना पार्टिकल्स रहता है, तो अब जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, डजन निकालते थे, उसी तरीके से मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो जो भी पार्टिकल्स का संख्या रहेगा उसके 1 यूनिट की वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मोल का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, यानी मोल × आपको क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। अब यही मोल का फॉर्मूला अगर एलिमेंट रहेगा तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बदले हम क्या यूज कर जाएंगे, आपका एटम्स कर जाएंगे, और यहाँ पे क्या कर जाएंगे, आपका एटम्स कर जाएंगे। और नंबर ऑफ एटम्स निकालना रहेगा तो मोल × एवोगाड्रो नंबर। यही अगर कंपाउंड की बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर देंगे, आपका मॉलिक्यूल्स, और यहाँ क्या वर्ड यूज कर देंगे, आपका मॉलिक्यूल्स यूज कर जाएंगे। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या जाएगा, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल रहेगा तो मोल × आपका एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। और आयंस के लिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आयंस, और यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, आयंस करिएगा। इससे एक और चीज हमको मिला कि आपका जो मोल है वो यूनिटलेस है, यानी उसका क्या हो गया आपका, कि आयंस आयंस कैसे एक तरह का रेशियो है, और रेशियो क्या होता है, आपका यूनिटलेस होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी एलिमेंट का मास दे देता है, जैसे कि 16 ग्राम 18 ग्राम किसी भी एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन ही हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसका मास दे देता है, तब उसका मोल कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा कि आपका जो मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 अगर एटम्स होता है तो उसके मास को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। इसी तरीके से मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 अगर मॉलिक्यूल्स रहता है तो उसके को क्या कहते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। इसी तरह से आयंस रहा तो आयनिक वेट कह देंगे हम लोग। तो अगर हम लोग को मोल निकालना है एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का अगर मोल निकालना है, यानी फॉर एलिमेंट, तो उसके ग्राम एटम कह सकते हैं या फिर उसको मोल कह सकते हैं।
वो किसके बराबर होगा? तो ऊपर में हम लोग क्या ले रहे हैं, किसी एलिमेंट का मास ले रहे हैं, तो मास ऑफ एन एलिमेंट। हम लोग जानते हैं रेशियो में क्या करते हैं, सेम यूनिट से को डिवाइड करते हैं, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, लेकिन किसका मास होगा, तो जो एक मोल के बराबर होगा उसी का मास लेंगे। तो आपका एक मोल में कितना एटम्स होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, यानी हम नीचे भी क्या ले लेंगे, तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लेंगे। अब इसी एटम्स का जो मास है उसको हम लोग कहते क्या है, तो एटॉमिक वेट कहते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है आपका, तो मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई आपका एटॉमिक वेट, यानी किसी भी एलिमेंट का अगर मोल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई आपका एटॉमिक वेट। अगर किसी एलिमेंट का मास निकालना हो और मोल दिया रहे तो क्या करेंगे हम लोग, मोल इनटू एटॉमिक वेट कर लेंगे। किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में क्या रहेगा, मोल का फॉर्मूला, तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, आपका मास दिया हुआ है, हम क्या लिख देंगे आपका, तो मास ऑफ कंपाउंड, या फिर हो सकता है मॉलिक्यूल्स ही दिया रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल्स हो गया, H2 मॉलिक्यूल्स हो गया, उसका क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, इतना का मास दिया तो नीचे भी मास होना चाहिए, तो नीचे किसका मास होगा, तो एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स का मास होगा, यानी हम लोग क्या लिख देंगे आपका, तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब इस 6 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम लोग कहते क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तब फॉर्मूला क्या है आपका, तो मास ऑफ कंपाउंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या है आपका, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब इसी तरह से मास ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर लेंगे। इस टाइप से हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सेम इसी टाइप से आयंस के लिए भी हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइटली क्या करेंगे, आयंस कर लेंगे और यहाँ पे आयंस कर लेंगे। जैसे किसी कंपाउंड का है मॉलिक्यूलर वेट आया, तो मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, तो सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड ऑफ ऑल एटम्स, मतलब सारे एटम्स का जितना भी एलिमेंट है उसके सारे एटम्स का एटॉमिक वेट का जो सम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर कोई कंपाउंड है आपका AXBY, मान लेते हैं सिंपल कोई जनरल कोई कंपाउंड लेते हैं AXBY लेते हैं, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसके एटम, ये जो एलिमेंट है, देखिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका H2 एक मॉलिक्यूल्स हो गया, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट, आपका जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि आपका 1 जो AMU है वो किसके बराबर होगा, अगर कार्बन को रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं तो क्या रहेगा, तो 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन का एक एटम का जितना मास होगा उसका 1/12 पार्ट। यानी अब याद कीजिए कि हम लोग मास ऑफ आपका 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ जो कार्बन 12 होता था उसी को 1 मोल कहते थे, और 1 मोल का मास कितना होता था, तो 12 ग्राम होता था। अगर ग्राम एटॉमिक वेट की बात करें तो यहां से अगर हम लोग मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 निकालते हैं, यानी एक एटम्स को निकालते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, यानी एक एटम का जो मास हो जाएगा वो क्या है, 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक वेट की बात करें तो अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो आपका जो 1 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/12 इंटू कितना है, मास ऑफ एन एटम, यानी एक एटम का मास कितना है, तो 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 आया है। ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक 10 नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे क्या आएगा आपका 10/6.023 यानी 1.66
और यहाँ पे 10 टू पावर 24 तो ऊपर जाएगा तो आपका 10 टू पावर -24 यही ग्राम। यानी याद हम लोग कर सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट आपका जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि आपका 1 जो AMU है वो किसके बराबर होगा? अगर कार्बन को रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं तो क्या आएगा? तो 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन का एक एटम का जितना मास होगा उसका 1/12 पार्ट। यानी अब याद कीजिए कि हम लोग मास ऑफ आपका 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ जो कार्बन 12 होता था उसी को 1 मोल कहते थे, और 1 मोल का मास कितना होता था? तो 12 ग्राम होता था। अगर ग्राम एटॉमिक वेट की बात करें तो यहां से अगर हम लोग मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 निकालते हैं, यानी एक एटम्स को निकालते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? तो 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 हो जाएगा। यानी एक एटम का जो मास हो जाएगा वो क्या है? 12/6.023 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम हो जाएगा। ग्राम एटॉमिक वेट की बात करें तो अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो आपका जो 1 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1/12 इंटू कितना है मास ऑफ एन एटम, यानी एक एटम का मास कितना है? तो 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 आया है। ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक 10 नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा आपका? 10/6.023 यानी 1.66, और यहाँ पे 10 टू पावर 24 तो ऊपर जाएगा तो आपका 10 टू पावर -24 यही ग्राम। यानी याद हम लोग कर सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है यानी 1 AMU जो है वो कितना होता है? तो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम के बराबर होता है।